सुनामी समुद्र की सतह पर आए हुए ज्वालामुखी के फटने से या सतह पर भूकंप होने से समुद्र की सतह पर खूब शक्तिशाली विनाशक लहरें उत्पन्न होती है। इन लहरों को सुनामी कहते हैं। वे लहरें ऊंची और असाधारण लंबी होती है। तो यहाँ पे हमें बताया है कि समुद्र की सतह पर आए हुए ज्वालामुखी के फटने से या तो फिर भूकंप होने से जो समुद्र की सतह पर शक्तिशाली विनाशक लहरें उत्पन्न होती है उसे जो है हम सुनामी कहते हैं। और यह जो लहरें होती है यह ऊंची और असाधारण लंबी होती है। तो इस तरह से विद्यार्थी यहाँ पे आपको चित्र में जो है सुनामी की लहरों का दृश्य बताया गया है कि समुद्र में जो है इस प्रकार से जो सुनामी की लहरें होती है वे इस प्रकार की आती है। इसकी लंबाई लगभग 700 से 1600 किलोमीटर जितनी होती है। ये लहरें खूब तेजी से और लंबी दूरी तय करने वाली होती है। इस प्रकार की लहरों में से पानी तेजी से किनारे पर जाता है, किनारे की ऊंचाई तक पहुंच जाता है और बड़ी दुर्घटना हो जाती है, जो 11 मार्च 2011 में जापान में देखने को मिला। तो यहाँ पे हमें बताया है कि यह जो लहरें होती है यह असाधारण और लंबी होती है और इसकी लंबाई जो है वह लगभग 700 से 1600 किलोमीटर जितनी लंबी लहरें उत्पन्न होती है। और ये लहरें जो है यह खूब तेज़ी से और लंबी दूरी जो है तय करती है। तो इस प्रकार की लहरों से जो है पानी तेज़ी से किनारे तक पहुंच जाता है और ऊंचाई तक आ जाता है और बड़ी दुर्घटना हो जाती है, जो कि 11 मार्च 2011 में हमें जापान में जो है सुनामी की वजह से देखने को मिला था। चक्रवात या झंझावात से बड़ी और शक्तिशाली लहरें उत्पन्न होती है। तूफान शांत हो जाने के बाद भी उसका आकार बदलता है तथा ऊंचाई और लंबी तरंग वाली लहरें बनती है। तो यहाँ पे हमें बताया है कि चक्रवात या झंझावात से जो है बड़ी और शक्तिशाली लहरें उत्पन्न होती है, जो तूफान शांत होने के बाद भी जो है उसका आकार जो है लहरों का वह बदलता है तथा ऊंची और लंबी तरंग वाली लहरें जो है बनती है। समुद्र में वे लहरें उछलती हुई दिखाई पड़ती है और उद्भव स्थान से दूर हजारों किलोमीटर तक फैल जाती है। इस प्रकार की लहरें जब समुद्र किनारे पहुंचती है तब अधिक नुकसान पहुंचाती है, इसलिए इन लहरों को प्रलयकाली लहरें भी कहा जाता है। तो यहाँ पे हमें बताया है कि समुद्र में जो ये लहरें हैं तरंग वाली और लंबी, ये जो है उछलती हुई दिखाई देती है और अपने उद्भव स्थान से जो है हजारों किलोमीटर दूर तक ये लहरें फैल जाती है। इस प्रकार से जो लहरें हैं यह जब समुद्र किनारे पहुंचती है तब यह अधिक नुकसान पहुंचाती है, वहाँ पर रहने वाले मछुआरे वगैरह और जो स्थानीय लोग हैं उनको नुकसान पहुंचाती है। इसलिए इन लहरों को जो है प्रलयकारी लहरें भी कहा जाता है। कभी कभी समुद्र के किनारे ऊंचे स्थानों पर से बड़ी चट्टानें या हिमशिला अचानक समुद्र में टूट जाती है, उससे भी प्रलयकारी बड़ी लहरें उत्पन्न होती है। तो यहाँ पे हमें बताया है कि कभी कभी जो है समुद्र के किनारे ऊंचे स्थानों पर जो बड़ी चट्टानें या हिमशिला जो है यह अचानक समुद्र में टूट जाती है, उससे भी जो है प्रलयकारी लहरें उत्पन्न होती है। तो इस तरह से यहाँ पे जो है हमें सुनामी के विषय में बताया गया है। अब हम आगे बाढ़ के विषय में जानेंगे। यहाँ पे आपको जो है बाढ़ के विनाश का दृश्य बताया गया है। तो विद्यार्थियों, कई बार आपने बाढ़ के विषय में वगैरह कहीं देखा होगा, टीवी में वगैरह, न्यूज़ में, समाचार पत्र में, तो इस तरह से चित्र दर्शाए होते हैं कि जो लोगों को नुकसान होता है इसकी वजह से वे अपने स्थानीय जगह से छोड़कर जो है स्थानांतरण उन्हें करना पड़ता है और लोगों को कई प्रकार का नुकसान होता है। कई बार घर वगैरह टूट जाते हैं। तो इस तरह से जो है नुकसान होता दिखाई देता है। और यहाँ पे हमें बताया है कि कई बार जो ऐसी हिमशिलाएँ वगैरह जो होती है या जैसे मूर्ति होती है वे भी टूट वगैरह जाती है बाढ़ की वजह से, जिसकी वजह से जो है समुद्र में काफ़ी नुकसान होता है और वहाँ पे रहने वाले जो लोग हैं उन्हें भी कई प्रकार की मुसीबतों का यहाँ पे सामना करना पड़ता है। नदी में एकाएक तेज़ी से आने वाले पानी के प्रवाह को बाढ़ यानी फ्लड कहा जाता है। बाढ़ आने के मुख्य दो कारण होते हैं। वर्षा ऋतु में यदि नदी के ऊंचाई वाले क्षेत्र में अत्यधिक बरसात हो तो बाढ़ आती है, और किसी नदी पर बना हुआ बांध टूट जाए तो नदी किनारे और निचले तटीय भाग में बाढ़ आती
है। तो यहाँ पे हमें बताया है कि नदी में जो है एकाएक तेजी से आने वाले, तीव्र गति से आने वाले पानी का जो प्रवाह है उसे हम बाढ़ कहते हैं। और बाढ़ आने के जो है मुख्य दो कारण होते हैं। एक, यदि वर्षा ऋतु में नदी के ऊंचाई वाले क्षेत्र में अत्यधिक बरसात हो तो उसकी वजह से बाढ़ आती है। तथा दूसरा हमें बताया है कि किसी नदी पर बना हुआ बांध जो है वह यदि टूट जाए तो उसकी वजह से जो है निचले तटीय वाले भाग में बाढ़ आती है। तो इस तरह से यहाँ पे हमें बाढ़ के विषय में बताया गया है। तो यहाँ पे हमें बताया है कि जानने जैसा, जिसमें नदी का नाम बताया है तथा बाढ़ से प्रभावित जो क्षेत्र है वह तथा किस वर्ष में बाढ़ आई उसके विषय में बताया गया है। गंगा यमुना नदी की वजह से बाढ़ जो है उत्तर प्रदेश में प्रभावित क्षेत्र हुआ बाढ़ की वजह से, और यह जो है 1978 में हुआ। उसके बाद मच्छू नदी की वजह से मोरबी में, और यह 1979 के ईयर में हुआ। उसके बाद हमें बताया तापी नदी की वजह से सूरत में बाढ़ आई थी जो 2006 में। कोसी नदी की वजह से बिहार में बाढ़ आई थी और वह जो है 2008 में। तो इस तरह से यहाँ पे हमें बताया है कि बाढ़ जो है वह किसे कहते हैं तथा बाढ़ के जो मुख्य कारण है वह कौन कौन से है और किस प्रकार से बाढ़ की वजह से लोगों को नुकसान होता है। तो इस तरह से यहाँ पे हमने इतना बाढ़ के विषय में और सुनामी के विषय में जाना। उसके आगे का हम अगले वीडियो में जानेंगे। धन्यवाद। हम आपको सुनामी लहरें के बारे में विस्तार से बताएंगे। सुनामी क्या है और कैसे पैदा होता है? ऐसे कुछ सवाल हैं जो हमारे मन में अक्सर आते रहते हैं। तो आखिर सुनामी क्या है? सुनामी एक जापानी शब्द है जिसका मतलब होता है समंदर की लहरें या समुद्री तटीय लहरें, जो सु और नामी दो लफ्जों से मिलकर बना है। सु का अर्थ है समुद्र तट और नामी का अर्थ है लहरें। जब अचानक समुद्र के भीतर कोई बड़ी तेज हलचल होने लगती है तो उसमें उफान उठता है। इससे ऐसी लंबी और बहुत ऊंची लहरों का रेला उठना शुरू हो जाता है जो जबरदस्त शक्ति के साथ आगे बढ़ता है। पहले सुनामी को समुद्र में उठने वाले ज्वार के रूप ही समझा जाता था, लेकिन ऐसा नहीं है। दरअसल समुद्र में लहरें चांद, सूरज और ग्रहों के गुरुत्वाकर्षण के प्रभाव से पैदा होती हैं, लेकिन सुनामी लहरें इन आम लहरों से अलग होती हैं। कैसे सुनामी लहरें पैदा होती हैं? सुनामी की सबसे बड़ी वजह है भूकंप, लेकिन हर भूकंप से सुनामी नहीं आती। अगर भूकंप का केंद्र समंदर में है या उसके पास है तो सुनामी आने की संभावना ज्यादा रहती है। भूकंप का केंद्र जितनी कम गहराई में होगा, विनाश उतना ही बड़ा होगा। इसके अलावा जमीन धंसने, ज्वालामुखी विस्फोट होने और कभी कभी उल्कापात के असर से भी सुनामी लहरें उठती हैं। समंदर में हुए भूकंप से ही सुनामी लहरें क्यों पैदा होती हैं? जब कभी भीषण भूकंप की वजह से समुद्र की ऊपरी परत अचानक खिसक कर आगे बढ़ जाती है तो समुद्र अपनी समांतर स्थिति में ऊपर की तरफ बढ़ने लगता है। जो लहरें उस वक्त बनती हैं, वो सुनामी लहरें होती हैं। दरअसल भूकंप के दौरान समंदर की प्लेट खिसक जाती है, कुछ प्लेटें आपस में टकराती भी हैं। इसकी वजह से समंदर का पानी अलग अलग दिशाओं में बहने लगता है। ऊंची ऊंची पानी की लहरें भी उठने लगती हैं। किनारों की तरफ जाते वक्त इसकी गति और तेज हो जाती है। उस वक्त ये 30 से 50 मीटर की ऊंचाई हासिल करके सामने आने वाली किसी भी चीज को तहस नहस कर सकती हैं। सुनामी लहरें समुद्री तट पर भीषण तरीके से हमला करती हैं और जानमाल का बुरी तरह नुकसान कर सकती है। ऐसा ही हुआ साल 2004 के सुनामी में, जब लहरों की ऊंचाई करीब 50 मीटर थी। इस सुनामी में लगभग 2.5 लाख लोग मारे गए। क्या वैज्ञानिक सुनामी लहरों का अंदाजा पहले से लगा सकते हैं? जिस तरह वैज्ञानिक भूकंप के बारे में भविष्यवाणी नहीं कर सकते, वैसे ही सुनामी के बारे में भी अंदाजा नहीं लगा सकते। लेकिन सुनामी के अब तक के रिकॉर्ड को देखकर और महाद्वीपों की स्थिति को देखकर वैज्ञानिक कुछ अंदाजा लगा सकते हैं। धरती की जो प्लेट्स या परतें जहां जहां मिलती है वहां के आसपास के समुद्र में सुनामी का